interpret assessment data to identify the client problem. North American Nursing Diagnosis Association means NANDA define or refine the nursing diagnosis. The nursing diagnosis was first introduced in 1950. नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस किए थे 1950 में, और ये जो नंदा है यही इन्होंने ही नर्सिंग डायग्नोसिस सब बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद इन 1982 नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन was established to develop, refine and promote the taxonomy of the nursing diagnosis terminology. Later ANA approved the नंदा classification. इसमें क्या है कि हम जो इंट्रोड्यूस हुआ था नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस 1950 में, उसके बाद 1982 में वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसमें डेवलप्ड हुआ, रिफाइन हुआ, प्रमोट किया किसको, जो नर्सिंग डायग्नोसिस टर्मिनोलॉजीज़ है उनके टॉक्सोनॉमी को डेवलप किया गया। देन डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें आती है, एनालाइज द डाटा, उसके बाद आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड द स्ट्रेंथ, उसके बाद फॉर्मुलेट द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस की? अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ प्रोसेस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, वो फिर पोटेंशियल हो सकती है या फिर एक्चुअल हो सकती है। उसके बाद nursing diagnosis provides the basic for selection of nursing intervention to achieve the outcomes for which the nurses is accountable, given by नंदा in 2003. इसमें क्या है कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं प्रॉपरली इंटरवेंशन देने के लिए पेशेंट को, जिससे हमारा आउटकम अच्छा है, पेशेंट की जो नीड्स है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए और उनका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो जाए। Thus, nursing diagnosis is a statement that describes the client's actual and potential response to a health problem that directs nursing intervention. तो फिर नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन क्या है कि ये एक स्टेटमेंट है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, क्लाइंट की एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पॉन्स टू हेल्थ। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट द नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स अगर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लिख रहे हैं कि पेशेंट हैव द फीवर, तो फिर उसके हिसाब से ही हम इंटरवेंशन बनाएंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस से ही हमें डायरेक्शन मिलती है कि हमें इंटरवेंशन क्या करना है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्लैरिफिकेशन होता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस स्पेसिफिक क्या है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, जो नर्सेस बनाते हैं फर्स्टली, और मेडिकल डायग्नोसिस जो डॉक्टर्स बनाते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस का फर्स्ट पॉइंट, केयर फोकस। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको केयर देना है पेशेंट को, हमको सिर्फ केयर पे फोकस करना है कि पेशेंट की नीड्स क्या है और उनको क्या केयर देनी है। और मेडिकल डायग्नोसिस में क्या है, इटियोलॉजी फोकस, इसमें कॉजेज़ क्या क्या है उसके हिसाब से हम मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन फाइज द रिस्क एंड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या रिस्क है, वही आइडेंटिफाई करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका जो स्पेसिफिक क्लिनिकल एंटिटी दैट इज़ कॉजिंग द इलनेस, उनको स्पेसिफिक किस वजह से इलनेस हो रहा है, वही देखते हैं। उसके बाद थर्ड है नर्सिंग डायग्नोसिस में फोकस ऑन द साइन एंड सिम्टम्स ऑन द पेशेंट एंड हिज और हर केयर गिवर्स।
हमारा ये नर्सिंग डायग्नोसिस में फोकस होता है कि हम पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव करें, और मेडिकल डायग्नोसिस में स्पेसिफाई करते हैं कि पैथोलॉजी क्या है पेशेंट की, किस वजह से हो रहा है पेशेंट को प्रॉब्लम। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट के फिजियोलॉजी, उसके साथ साइकोलॉजी, ऑल रिस्पॉन्स टू इलनेस हम फोकस करते हैं। और मीन्स इसमें ओवरऑल होल पेशेंट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और मेडिकल डायग्नोसिस में हम पेशेंट के सिर्फ इलनेस पे फोकस करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या है, एग्जाम्पल इनइफेक्टिव डिनाइल रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी कोपिंग विथ अ न्यू डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक, और मेडिकल में क्या है, सिर्फ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, तो ये फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन अमंग द नर्सेस अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन एंड द असिस्ट इन डिस्चार्ज प्लानिंग। नर्सिंग डायग्नोसिस की वजह से जो नर्सेस केयर के प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसे इम्प्रूव हो रही है। Second advantage of nursing diagnosis is to identify the exact nursing problem and factor contributing health problem. हमको क्या करना है कि नर्सिंग डायग्नोसिस की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट नर्सिंग प्रॉब्लम कौन सी है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है टू आइडेंटिफाई द करंट स्टेटस ऑफ द क्लाइंट एंड हेल्प टू प्रायोरिटाइज द नीड्स एंड सेटिंग गोल्स। इसमें क्या है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पेशेंट का करंट स्टेटस देख सकते हैं कि उनको अभी प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसके हिसाब से हम नीड्स प्रायोरिटाइज करके गोल सेट कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को अभी पहले फीवर है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, तो पहले हम ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रिलीव करेंगे, उसके बाद फीवर रिलीव करेंगे, ऐसे। देन फोर्थ, टू प्रोवाइड्स बेसिस फॉर नर्सिंग एक्टिविटी एंड और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू अचीव द आउटकम। नर्सिंग डायग्नोसिस से क्या होता है कि हमें प्रॉपरली कौन से इंटरवेंशन लेने हैं वो आइडिया आती है, और उसके हिसाब से हम जो गोल है, हमारा आउटकम है, वो अचीव कर सकते हैं। देन टू प्रोवाइड द इंडिविजुअलाइज्ड एंड क्वालिटी केयर। नर्सिंग डायग्नोसिस की वजह से क्या होता है कि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड ही नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, क्वालिटी केयर हो जाती है। देन to aid in charting of progress notes, writing referrals and provide effective communication। फिर जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं तो हम डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें मेंशन करते हैं कि पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिलती है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस रिगार्डिंग, और कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव होता है इन बिटवीन द नर्सेज। ये थे एडवांटेजेस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद बेसिस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस। अब कौन से बेस पर हम नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस करते हैं, तो फर्स्ट नॉलेज। कोई भी नर्स अगर नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं तो उनको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे इंटरवेंशन प्लान करेंगे तब हमको गोल हमारा अचीव होगा, पेशेंट की प्रॉब्लम रिलीव होंगे, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड्स, नर्स जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर होनी चाहिए, असेप्टिक होनी चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। देन एटीट्यूड में पेशेंट कैसा भी रहे, हमको पेशेंट को केयर देनी है, यही नर्स का एटीट्यूड रहना चाहिए। देन वी सी द स्टेटस और द टाइप्स ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। द स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस आर एक्चुअल, हेल्थ प्रमोशन एंड रिस्क। यहाँ 3 टाइप्स है नर्सिंग डायग्नोसिस के।
पहला क्या है, एक्चुअल, सेकेंड हेल्थ प्रमोशन एंड थर्ड रिस्क। तो एक्चुअल में क्या है, एन एक्चुअल डायग्नोसिस इज़ अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट। एक्चुअल कब बोलेंगे, जब नर्सिंग असेसमेंट कर रहे हैं तब पेशेंट में जो प्रॉब्लम दिख रही है वो है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन, डायग्नोसिस रिलेटेड टू द क्लाइंट्स प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन। सेकेंड क्या है, हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन में कैसे कि क्लाइंट एडमिट तो है, हम क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स है वो तो रिलीव कर रहे हैं, उसके साथ उनके हेल्थ कंडीशन में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके लिए जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं वो है हेल्थ प्रमोशन। उसके बाद रिस्क nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of the risk factor indicates that the problem may develop if adequate care is not given. थर्ड रिस्क में कैसा, रिस्क ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस में कैसा है कि यहाँ अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पेशेंट की कंडीशन देख के इन फ्यूचर उनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, तो उसके लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम है, ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम बहुत कम है, तो उनको चांसेस है इन्फेक्शन के, तो हम रिस्क फॉर इन्फेक्शन ऐसा नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते। तो 3 मेन टाइप है, एक्चुअल डायग्नोसिस, हेल्थ प्रमोशन एंड रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम असाइनमेंट्स भी लिखते हैं तो ये यूज़ में आता है कि हमको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना कैसे है। तो फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट डाटा। हमें पहले क्या करना है कि एक सिग्निफिकेंट डाटा कलेक्ट करना है कि पेशेंट को प्रॉपरली कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, उसके हिसाब से हमको फिर आगे जाके प्लानिंग करना पड़ेगा। इसलिए उसके बाद हम जब असेसमेंट कर रहे हैं तब कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, और असेसमेंट करते समय नर्स को भी उतना नॉलेज होना चाहिए कि उनको क्या क्या चीज़ें असेस करनी है। तो फर्स्ट क्या था, रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट डाटा। देन सेकेंड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। एनालिसिस में क्या है कि एनालिसिस डाटा सो दैट द पैटर्न्स ऑफ द क्लस्टर एंड और कैटेगरीज कैन बी फॉर्म्ड। इट इन्वॉल्व द रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न ऑफ compromising clustering the data normal finding to come to the conclusion। इसमें कुछ नहीं है कि एनालाइज में क्या है कि हम जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो उसको एनालाइज करना है, वो क्लस्टर्ड है, कैटेगरीज में है। उसके बाद पेशेंट की पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम उस पर आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। उसके बाद क्लस्टरिंग ऑफ डाटा। क्लस्टरिंग ऑफ डाटा मीन्स क्या है, group sign and symptoms related to the patient problem, classify and organize them। क्लस्टरिंग डाटा में हमने पूरा एक साथ डाटा कलेक्ट किया है, वो क्लस्टर्ड है, तो उसको थोड़ा सा सेपरेट करना है और उस क्लासीफाई करना है और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है प्रायोरिटी वाइज। उसके बाद defining the characteristic। Cluster of data usually have the defined characteristic and the clinical criteria। The clinical criteria are objective and subjective sign and symptom and the risk factor। Evaluate the all characteristic and confirm the relevant one। क्लस्टरिंग डाटा होने के बाद हमको डिफाइन करना है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से हमको उनको केयर प्रोवाइड करनी है। पोटेंशियल प्रेडिक्टेड हेल्थ प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नंदा कंपोनेंट्स और द टॉक्सोनॉमी ऑफ द नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस एज अ 3 कंपोनेंट। जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस का स्टेटमेंट बनाते हैं तब ये यूज़फुल होता है। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स है। तो पहला क्या है, द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन।
पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद सेकंड है ईटियोलॉजी कि वो किस वजह से हो रहा है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, ऐसे किस वजह से पेन हो रहा है, लेकिन सर्जरी की वजह से हो रहा है। फिर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या, ऐसी चीज़ें जो वो बताती है कि पेशेंट को सच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, एविडेंस बाय, अगर एविडेंस बाय लिख रहे हैं, एविडेंस बाय द मेजरिंग द पेन स्केल, तो हमने क्या किया, वो पेन स्केल क्या डिफ़ाइन कर रही है, स्पेसिफिक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डिफ़ाइन कर रही है कि पेशेंट को पेन हो रहा है। तो मेन 3 कंपोनेंट क्या है, प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, ईटियोलॉजी मीन्स कॉज, और थर्ड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, तो कैसे फॉर्मुलेट कराएंगे हम, तो फर्स्ट द बेसिक 3 पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द PES फॉर्मेट एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। PES शॉर्ट फॉर्म याद रखना, P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर ईटियोलॉजी, S फॉर साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट को जो कोई प्रॉब्लम हो रही है उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईटियोलॉजी, कॉजेस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, अब पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कॉज मतलब ईटियोलॉजी। एंड साइन एंड सिम्टम में डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनिफेस्टेड बाय द क्लाइंट। तो ये कंपोनेंट और फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है कि पहले हमको प्रॉब्लम देखना है, उसके बाद कॉज, और उसके बाद साइन एंड सिम्टम या फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ क्लियर दिया है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू द एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, पेन प्रॉब्लम बता दी हमने, फिर रिलेटेड मीन्स हम अब कॉज बता रहे हैं, एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। एज एविडेंस बाय लिखने के बाद हम क्या बता रहे हैं कि कैसे हमको समझ में आ रहा है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ देखिए बॉक्स में प्रॉब्लम क्या है, पेन, ईटियोलॉजी क्या है, सर्जरी ऑफ एब्डोमेन, साइन एंड सिम्टम क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, पेन स्केल एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये था नर्सिंग डायग्नोसिस का मेन। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मेन क्या याद रखना है, उसकी टॉक्सोनॉमी, उसके बाद नंदा कब इस्टेब्लिश हुआ था, और फिर ये फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ये PES, बस ख़त्म नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद आउटकम आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस is outcome identification and planning phase। नर्सिंग प्रोसेस की थर्ड स्टेप क्या है, आउटकम आइडेंटिफिकेशन। आफ्टर द डाटा कलेक्शन नर्सिंग डायग्नोसिस आर मेड, नर्सेस नीड टू बी क्विक टू डेवलप गोल्स और ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ आउटकम। नर्सेस ने क्या कर लिया, पहले तो असेसमेंट में डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने नर्सिंग डायग्नोसिस भी बना लिया, जो ऊपर हमने अभी स्टेटमेंट बनाया था वैसे। उसके बाद हमने अब पेशेंट की नीड्स देखनी है और उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं, तो हमको गोल बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि पेशेंट, अब हमने जैसे ऊपर देखा कि पेशेंट को पेन है, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का पेन रिलीव करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंट्स आउटकम एंड प्लानिंग केयर। इम्पॉर्टेंट क्या है आउटकम के, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट आउटकम एंड प्लानिंग केयर इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर। ये क्या करता है, नर्सिंग केयर हम जो दे रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है कि क्या
ऑब्जेक्टिव है, हम नर्सिंग केयर क्यों दे रहे हैं, तो हम पेशेंट का प्रॉब्लम रिलीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए हम पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद डेवलप अ प्लान ऑफ केयर फॉर एंड विथ पेशेंट। उसके बाद पेशेंट को कौन सी केयर देनी है उसका प्लान करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए भी आउटकम ज़रूरी है। उसके बाद डायरेक्ट नर्सिंग एक्टिविटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन, हमको डॉक्यूमेंटेशन करने में इजी होता है, और फिर नर्सिंग एक्टिविटीज़ में हम गोल अगर सेट किया तो गोल अचीव करने के लिए उनको वही एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जिससे उनका गोल अचीव हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड अ टूल फॉर इवोल्यूशन, गोल क्या, आउटकम क्या हेल्प करता है कि एक टूल होता है जो हेल्प करता है इवैल्यूएशन करने के लिए। अगर जैसे हमने अभी बोला है कि पेशेंट को फ़ीवर है तो पेशेंट का फ़ीवर 100 है तो 98 होगा, ये हमने आउटकम में लिखा, लेकिन हम जब इवैल्यूएट करते तो पेशेंट का फ़ीवर 99 है, 100 से 99 है, लेकिन हमारे आउटकम में 98 लिखा था हमने, तो हमको ये कंपेयर करने में, इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रिवेंट, रिड्यूस एंड रिजॉल्व द हेल्थ प्रॉब्लम एंड इंटरवेंशन, पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट होगी, रिड्यूस होगी, उसके बाद रिजॉल्व होती है। उसके बाद अटेन द पेशेंट्स हेल्थ एक्सपेक्टेशंस, पेशेंट की जो हेल्थ एक्सपेक्टेशन है, मतलब उनका जब वो हॉस्पिटल में रहते तो उनका एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि हमको फ़ीवर है तो फ़ीवर कम होना चाहिए, इन हेल्थ वर्कर्स ने हमको केयर देनी चाहिए, या फिर पेन है तो इन हेल्थ वर्कर्स ने उनको पेन रिलीव होने के लिए केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये पेशेंट के हेल्थ एक्सपेक्टेशन भी अटेन होते हैं जब हम आउटकम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद स्टेप ऑफ आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग प्रोसेस, तो इसके स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट, डिटरमाइन एरियाज रिक्वायर्ड प्लानिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4th स्टेज है नर्सिंग प्रोसेस की। तो इसमें क्या है कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व है, मीन्स हम डिसीजन बनाते हैं और प्रॉब्लम पेशेंट की सॉल्व करते हैं। देन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल एंड डिज़ाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस, एलिमिनेट द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें हम गोल फॉर्मुलेट करते हैं, गोल के हिसाब से प्लान करते हैं और उसके हिसाब से नर्सिंग केयर दे के पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं और रिलीव करते हैं। देन प्लानिंग में पॉइंट क्या है मेन, प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस, देन फॉर्मुलेट द गोल एंड डिज़ायर आउटकम, उसके बाद सिलेक्ट द नर्सिंग इंटरवेंशन एंड लास्टली राइट द नर्सिंग इंटरवेंशन। टाइप्स क्या है प्लानिंग की, मेन 3 टाइप्स है, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। तो इनिशियल प्लानिंग क्या होती है, जो इनिशियल असेसमेंट करने के बाद हम जो प्लान करते हैं वो होती है इनिशियल प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग में क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल में हम कंटिन्यू असेस करके पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, प्लान करते रहते हैं एज़ पर पेशेंट कंडीशन, कंटिन्यू जो करते रहते हैं वो है ऑनगोइंग प्लानिंग। थर्ड क्या है, डिस्चार्ज प्लानिंग। तो डिस्चार्ज प्लानिंग एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ऑब्वियसली उसको पढ़ के ही उसका मीनिंग समझ में आता है कि डिस्चार्ज होते समय जो प्लानिंग करते हैं मीन्स फॉलोअप, हम उन पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि घर जाके आपको ये मेडिसिन खानी है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये हो गई डिस्चार्ज प्लानिंग। कितने टाइप है प्लानिंग के, 3, इनिशियल, ऑनगोइंग एंड डिस्चार्ज। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है, तो फर्स्टली सेटिंग प्रायोरिटी देखनी है,
उसके बाद इस्टेब्लिश द क्लाइंट गोल्स डिज़ायर आउटकम, पेशेंट की प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है वो सेट करना है। उसके बाद सिलेक्टिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज़, उसके बाद उस गोल के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से हमको सिलेक्ट करना है कि नर्सिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, हम कौन सी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को पेन है तो हम स्पंज बाथ तो नहीं देंगे, हम पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन या फिर आइस पैक से ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइटिंग द इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन केयर प्लान, फिर प्रॉपरली हमको नर्सिंग केयर प्लान पे इंटरवेंशंस लिखने हैं कि हमने क्या क्या प्लान किया है। उसके बाद ये detail the nurse in setting priorities, the nurse begin planning by deciding which nursing diagnosis required attention first, which second, and so on. Nurses frequently use Maslow's hierarchy of needs when setting priorities. Maslow's hierarchy जो है वो उसमें नीड्स के हिसाब से मास्लोस ने ट्रायंगल दिया हुआ है, वो साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी में है वो। Then establishing of the client goal and desired outcome, after establishing the priorities, अब हमने प्रायोरिटीज कंफर्म कर ली कि मेन क्या, किसको पहले अटेंशन देना है, किस प्रॉब्लम को। उसके बाद उसके हिसाब से हम अब गोल बनाएंगे, गोल सेट करेंगे। तो गोल भी कैसे करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म मीन्स लेस टाइमिंग के लिए और लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स सम आवर्स और फिर 1 दिन 2 दिन में, और लॉन्ग टर्म मीन्स वीक लगेगा उसको वो गोल अचीव होने के लिए, ऐसे। उसके बाद थर्ड है नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हमने गोल भी सेट कर लिया, अब हमको क्या क्या इंटरवेंशन पर करने हैं, कौन से नर्सिंग ट्रीटमेंट हमको परफॉर्म करने हैं हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट के, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद goals and expected outcome, defining the goals and expected outcome. The goal is an aim or an end. The patient's expected outcome are the specific statement of the patient's behavior and the response related to his or her psychological health problem, reflecting highest possible level of wellness and independence in the function to be achieved after intervention. गोल और आउटकम क्या है? इट्स नथिंग बट द एक्सपेक्टेशंस आफ्टर गिविंग द केयर, कि हम जब केयर दे रहे हैं उसके बाद हमने क्या अचीव किया, पेशेंट क्या अचीव कर सकते हैं पेशेंट को केयर देने के बाद, वो जो डिसाइड करते हैं एट द एम। हमारा एम जो होता है वो है गोल। उसके बाद गोल एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम शुड बी स्पेसिफिक, शुड हैव द मेजरेबल क्राइटेरिया टू एवेलुएट द हाउ far goals are achieved or met. It should be planned collaborative with the patient family, identify patient capacity to do the activities of the daily living. Goals या फिर एंड एक्सपेक्टेड आउटकम कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद वो मेजरेबल होना चाहिए, मीन्स उसको मेजर कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए जिससे हमको इवैल्यूएट करने में हेल्प होगा। उसके बाद जब हम गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, नर्सिंग केयर देते हैं, तो उसमें सबका कोलैबोरेशन होना चाहिए, मीन्स पेशेंट का, पेशेंट्स फैमिली का, जिससे नर्सिंग केयर क्या होगी और इफ़ेक्टिव होगी। उसके बाद देयर आर 2 टाइप ऑफ गोल, हमने पहले भी पढ़ा था और फिर से 2 टाइप है गोल के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल कैन बी मेट इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म गोल को कम समय लगता है कंप्लीट होने के लिए, और लॉन्ग टर्म गोल को ज़्यादा समय लगता है अचीव होने के लिए, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द एक्सपेक्टेड आउटकम, अब हम को आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नर्सिंग आउटकम रिक्वायर्स द क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल,
हम जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने, वो स्किलफुल होना चाहिए। At least one expected outcome is written for each nursing diagnosis। तो हम जब आइडेंटिफाइड करते हैं आउटकम, तो उसके लिए क्या चाहिए कि क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए नर्सेस में। उसके बाद हम जब नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं तो एटलीस्ट वन एक्सपेक्टेड आउटकम हमको लिखना पड़ता है। तो नर्सिंग आउटकम कैसे होना चाहिए? फर्स्टली वो पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब पेशेंट के रिलेटेड ही होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जर्वेबल एंड द इन अ मेजरेबल टर्म्स। वो जो हम आउटकम लिख रहे हैं वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मीन्स ऑब्जर्व करके हमको समझ में आना चाहिए कि हमने जो गोल लिया है, गोल सेट किया है, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और वो मेजरेबल होना चाहिए, मीन्स हमको कंपेयर करने में ईजी जाएगा ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फिर पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या होगा, इंश्योर क्वालिटी ऑफ केयर। वो इंश्योर करेगा कि क्वालिटी केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। उसके बाद डेवलप विद कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द नर्सेस, पेशेंट एंड द फैमिली। वो जो हमने नर्सिंग गोल सेट किया है वो कोलैबोरेटिव होना चाहिए। किसके बीच में कोलैबोरेशन? नर्स, पेशेंट और फैमिली। उसके बाद कल्चरली एप्रोप्रिएट, मीन्स हमको पेशेंट का कल्चर क्या है उसके हिसाब से भी हमको हमारा गोल सेट करना है। मीन्स अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आप नॉनवेज खाओ, हमको उनके कल्चर के साथ ही चल के उनको केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद सपोर्ट ओवरऑल प्लान और गोल्स ऑफ द पेशेंट। हमको सपोर्ट करना है पेशेंट के जो कोई प्लान है उसको। उसके बाद रियलिस्टिक एंड अचीवेबल इन टाइम। हमने जो गोल सेट किया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मीन्स उसको कोई वैल्यू होना चाहिए और वो अचीवेबल होना चाहिए इन टाइम। फिर से टाइप ऑफ नर्सिंग गोल आउटकम क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द टाइम। लेंथ ऑफ टाइम से हिसाब से टाइप क्या है नर्सिंग आउटकम के? 2 टाइप है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कहाँ यूज़ होता है? जिसमें लॉन्गर पीरियड लगता है अचीव होने के लिए। उसके बाद वो किसके लिए होता है? स्पेशली क्रोनिक इलनेस के लिए, जब पेशेंट को घर पे जाके भी उनको वो इलनेस रहने वाली है, वैसे जैसे एम्बुलेशन, रिहैबिलिटेशन या फिर फॉलोअप, होम केयर सेटिंग्स, ये सब। शॉर्ट टर्म आउटकम क्या है कि वो कम समय में अचीव हो जाता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता। और इसमें हम इमीडिएट नर्सिंग केयर प्लान जो है पेशेंट एडमिट है उसके लिए स्पेशली बनाते हैं, और इमरजेंसी कंडीशन में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म आउटकम बनाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड चेंजेस इन बिहेवियर। अब आउटकम का ये सेकेंड टाइप क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड चेंजेस इन बिहेवियर। तो इसमें भी 3 है। क्या क्या टाइप है? कोग्नेटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव मोटर। कोग्नेटिव में क्या है कि कोग्नेटिव आउटकम आर कंसर्न विद इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग द नॉलेज ऑफ द पेशेंट। कोग्नेटिव रिलेटेड टू क्या है? थिंकिंग, मीन्स पेशेंट को जो नॉलेज है उनके डिसीज़ के बारे में, उस हमने जो हेल्थ एजुकेशन दिया है उसके बारे में, वो सब उनको इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब उनको जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होना चाहिए। उसके बाद साइकोमोटर आउटकम। साइकोमोटर आउटकम में क्या है कि पेशेंट अब उनको एडमिट किया है, वो ईल है, तो वो उनके डेली एक्टिविटीज़ है वो
नॉर्मली नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन जब हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम रिलीव करते हैं, तो फिर से वो अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है, वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अफेक्टिव आउटकम। अफेक्टिव आउटकम में क्या है, दीज आर मेनली फोकस टू चेंज द एक्सपेक्ट। उसके बाद टाइप ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। तो फर्स्ट क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स नर्सिंग प्लानिंग, ठीक है। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन आर दोज activities that the nurses are licensed to initiate on the basis of their knowledge and the skill. Independent means यहाँ कैसा है, हम प्लान कब कैसे करेंगे, नर्सेस जिनके पास लाइसेंस है, रजिस्टर्ड नर्सेस है, उनके पास उतना प्रॉपर नॉलेज होता है, उनके पास उतनी स्किल्स होती है कि वो खुद से नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट के प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए, ठीक है। सेकेंड क्या है, डिपेंडेंट इंटरवेंशन आर एक्टिविटीज़ कैरीड आउट अंडर द ऑर्डर्स और सुपरविजन ऑफ द लाइसेंस फिजिशियन। डिपेंडेंट में कैसा है कि नर्स डिपेंड रहती है कि फिजिशियन पे, जैसे अगर पेशेंट नर्स को मेडिसिन देने हैं, मेडिकेशन देना है, तो वो डिपेंड रहेंगी कि फिजिशियन के ऑर्डर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन आर द एक्शन द नर्स कैरीज आउट इन कोलैबोरेशन विथ अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। कोलैबोरेशन में मीन्स क्या है, नर्सेस के हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगी, लेकिन हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे पेशेंट को वीकनेस है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, तो पेशेंट के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट प्लान करना पड़ेगा, लेकिन ये नर्स नहीं कर सकते, उनको न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, उनके साथ कोलैबोरेट होके उनको ये केयर उनकी फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है राइटिंग द इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हमने अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन चूज़ तो कर ली है, अब उनको लिखना भी पड़ेगा, वो भी प्रॉपरली प्रायोरिटी वाइज। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान इज़ रिटन और कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट केयर। नर्सिंग केयर प्लान क्यों लिखना ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने पेशेंट को ये क्या क्या केयर दी गई है, और अब पेशेंट का हेल्थ स्टेटस उसके हिसाब से इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। ये था हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हमने प्लानिंग तो कर ली, अब हमको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तभी हमारा गोल अचीव होगा। तो अब हम देखेंगे नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज़। इसमें क्या है कि हम डूइंग मीन्स अप्लाई करते हैं, हमने जो प्लान किया है वो अब करने वाले हैं हम। उसके बाद डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमने ये केयर पेशेंट को दी है। देने के बाद जैसे हमने फीवर है, स्पंज बाथ देने के लिए प्लान किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इंटरवेंशन किया, प्लानिंग किया कि हम पेशेंट को स्पंज बाथ देने वाले हैं। अब हमने पेशेंट को स्पंज बाथ दे दिया, मीन्स इम्प्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगी कि स्पंज बाथ गिवन टू द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस of actual administration of plan nursing care to assist the patient to achieve the expected outcome और goal है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या है, प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, हमने जो प्लान नर्सिंग केयर की है वो, उससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम और गोल है वो अचीव होता है। उसके बाद पर्पज़ क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, मेन 3 पर्पज़ है। तो फर्स्ट है टू कैरी आउट द प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन। हमने जो इंटरवेंशन किए हैं, प्लान किए हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए हमको इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड क्या है, टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर, टेक्निकल हो या फिर थेरेपेटिक हो। उसके बाद टू रीअसेस द नीड्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको रीअसेस करने के लिए।
उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन। प्रिंसिपल्स मीन्स जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तब हमको कौन सी चीज़ें करनी है, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट, ऑलवेज डू इनिशियल असेसमेंट एंड सेट द प्रायोरिटीज़ बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द केयर। जब हम केयर दे रहे हैं तो फर्स्टली हमको क्या करना है कि प्रायोरिटी सेट करनी है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द केयर देने से पहले हमको प्रायोरिटी सेट करनी है। सेकेंड क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड स्टैंडर्डाइज नर्सिंग प्रैक्टिस एज पर द नीड्स ऑफ द पेशेंट की नीड्स के हिसाब से हमको सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट और स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद फॉलो द सेफ प्रैक्टिस, हम जो केयर दे रहे हो सेफ प्रैक्टिसेस ये करनी है, सेप्टिकली इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए ऐसे। देन इन्वॉल्व द फैमिली मेम्बर एंड पेशेंट इन द प्लानिंग केयर। जब हम केयर दे रहे हैं तो पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना है प्लान करते समय। उसके बाद ऑर्गेनाइज इन इक्विपमेंट आर्टिकल एंड सप्लाइज बिफोर स्टार्टिंग द इंटरवेंशन। हम कोई भी अगर इंटरवेंशन दे रहे हैं तो हमको पहले क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। हमको जो चीज़ें लगने वाली हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद कंसीडर द पेशेंट्स एज एन इंडिविजुअल एंड ट्राई टू प्रोवाइड होलिस्टिक केयर। पेशेंट को हम पूरा इंडिविजुअल कंसीडर करना है और उनको होलिस्टिक मीन्स होल केयर देनी है, ठीक है, होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद बी नॉलेजेबल एंड स्किल्ड रेंडरिंग द केयर नर्सिंग केयर। अब जब नर्स केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, नॉलेजेबल एंड स्किल्ड होने चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस बात की। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद मॉनिटर द पेशेंट एट रिस्क एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। अब पेशेंट को जो रिस्क है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो भी हमको मॉनिटर करना है, ठीक है। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स, ओके। अब क्या है, प्री रिक्विजिशन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग प्लान केयर। तो वो प्लान केयर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के पहले हमको प्री रिक्वेस्ट क्या करना है, रीअसेस द नीड्स ऑफ द पेशेंट, रिवाइज द प्लान ऑफ केयर, देन एंटिसिपेट द एक्सपेक्टेड आउटकम, देन कॉम्पिटेंट नर्स, प्रमोट सेल्फ केयर, असिस्ट द पेशेंट एंड द सफिशिएंट रिसोर्सेज। मीन्स हमने जो असेसमेंट किया है उसको रीअसेस करना है, फिर हमने केयर प्लान बनाया है उसको रिवाइज करना है, उसके बाद आउटकम फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं वो देखना है। उसके बाद नर्स जो है उनको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं मुझे नॉलेज है, मुझे में वो स्किल्स है कि मैं प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसके बाद वही प्रमोट करना है सेल्फ केयर को। उसके बाद पेशेंट को असिस्ट करना है और लास्टली सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल करना है, कर सकती हूँ। उसके बाद वही प्रमोट करना है सेल्फ केयर को। उसके बाद पेशेंट को असिस्ट करना है और लास्टली सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल करना है। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ केयर प्लान। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फर्स्टली पेशेंट्स वेरिएबल, पेशेंट्स के वेरिएबल्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे पेशेंट का कल्चर कुछ और होगा, पेशेंट के कल्चर के हिसाब से अगर उनका टाइमिंग अलग रहा, जैसे उनके कल्चर के हिसाब से वो 7 PM के बाद खाना नहीं खाते होंगे और हमको उनको मेडिकेशन देने हैं 8 PM को, तो उसके बाद हमको पेशेंट के वेरिएबल्स को फॉलो करके ही उनको हमारी नर्सिंग केयर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद नर्सेस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, हम जो नर्सेस केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास उनका उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज में हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए। एंड लास्टली स्टैंडर्ड,
अगर हमारा नर्सिंग केयर देने का स्टैंडर्ड नहीं रहा तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और पेशेंट के जो नीड्स है वो फुलफिल भी नहीं होंगे, पेशेंट के प्रॉब्लम भी रिलीव नहीं होंगे अगर हम नर्सिंग केयर जो है वो स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे। उसके बाद एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज़, तो 5 एक्टिविटीज़ है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला है प्रिपरेटरी फेज़। फर्स्टली हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, ये केयर देने वाले हैं। उसके बाद हमको इक्विपमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब आर्टिकल्स अरेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद एक्चुअल कैरिंग द आउट प्लान। अब हमने सब अरेंज कर लिया, अब हमको क्या कैरी करना है, अप्लाई करना है प्लान। उसके बाद डॉक्यूमेंट द केयर गिवन। अब हमने जो केयर दी है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके बाद असेस द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू केयर गिवन। अब पहले हमने प्रिपेयर किया खुद को और पेशेंट को और इन्वायरमेंट को। सेकेंड, हमने प्लान अप्लाई किया, मीन्स हमने प्रोसीजर कर दी। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। अब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, असेस करना है कि हमने केयर दे तो दी लेकिन पेशेंट का रिस्पांस क्या है उस पर। हमने पेन के लिए केयर दे दी लेकिन पेन रिलीव हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको असेस करना है। और लास्टली, अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा है, पेशेंट की नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो हमको फिर से हमारा जो केयर प्लान है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करके फिर से उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमको फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ़ रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट की नीड्स फुलफ़िल होती है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। ऐसा है ये साइक्लिक इम्प्लीमेंटेशन फेज़। उसके बाद लास्ट पॉइंट है नर्सिंग प्रोसेस का इवैल्यूएशन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब हमने इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इवैल्यूएशन इज़ अ प्लान ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच द नर्स डिटरमाइन फर्स्ट क्लाइंट प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड द एक्टिविटीज़ एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, ये प्लान ऑनगोइंग और पर्पसफुल एक्टिविटी है, इसको करना ही है हमको। तो इसमें हम नर्स क्या डिटरमाइन करती है, फर्स्ट तो क्लाइंट का प्रोग्रेस क्या है, हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये देखते हैं हम इवैल्यूएशन में। और सेकंड क्या देखते हैं कि हमने जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है उसका इफ़ेक्टिवनेस कितना रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस of outcome and revision of the nursing care plan. It is the measurable and of the degree to which the objective are achieved. In professional nursing, evaluation is a systematic process that measures the health of the client against the desired expected outcome. ये last 3 lines properly definition है कि evaluation क्या है। इवैल्यूएशन क्या है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या मेजर करते हैं कि पेशेंट के जो डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड आउटकम थे, हेल्थ ऑफ द पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो और हमारे डिज़ायर्ड आउटकम थे वो फुलफ़िल हुए हैं कि नहीं, ये हम नर्सिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन। पर्पज़ क्या है इवैल्यूएशन करने के, तो फर्स्ट है टू डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट द नर्सिंग गोल्स और एक्सपेक्टेड आउटकम आर अचीव्ड कंप्लीटली, पार्शियली और नॉट अचीव्ड। इवैल्यूएशन में हमको पहले देखना है कि हमने जो गोल डिसाइड किया था तो वो पूरा कंप्लीटली अचीव हुआ है या फिर पार्शियली अचीव हुआ है या फिर पूरा अचीव ही नहीं हुआ। मीन्स पेशेंट को फीवर था तो हमने डिसाइड किया था कि उनका 900 है तो पेशेंट का फीवर 97, 96
डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। लेकिन अगर केयर देने के बाद वो 96 आ रहा 97 आ रहा है तो हम इट मीन्स कम्प्लीटली आउटकम फुलफिल हुआ। लेकिन अगर पार्शियली मीन्स 100 से 98 ही हुआ है, 96 तक नहीं आया है, तो फिर ये क्या हुआ, पार्शियली मीन्स हाफ अचीव हुआ हमारा। उसके बाद अगर पेशेंट का फीवर कम ही नहीं हुआ, 100 था और 100 अभी भी है केयर देने के बाद भी, तो ये क्या हुआ, नॉट अचीव हुआ। उसके बाद टू फाइंड आउट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द केयर रेंडर्ड इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, फिर हमको फाइंड आउट करने में हेल्प होती है कि हमने जो केयर प्रोवाइड की है उससे पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद टू डिटरमाइन द प्रोग्रेस इन हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इवैल्यूएशन क्या हेल्प करता है कि पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्सक्यूज़ मी। फिर टू डिटरमाइन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द केयर गिवन, अगर इवैल्यूएशन में अच्छा आ रहा है, इवैल्यूएशन की नहीं, पेशेंट की नीड्स कंप्लीट हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, इट मीन्स हमने जो केयर प्रोवाइड की है वो क्वालिटी केयर थी और अच्छी थी, ऐसे समझ सकते हैं। कंपोनेंट क्या है इवैल्यूएशन के, क्राइटेरिया में क्या है कि एक कोई भी चीज़ अगर हमको जज करनी है, इवैल्यूएट करना है, तो प्रॉपरली एक क्राइटेरिया रहता है कि किस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर कम करना था तो हम टेम्परेचर मेजर करेंगे थर्मामीटर से, हमने थर्मामीटर एज ए स्टैंडर्ड टूल यूज़ किया, और सब्जेक्टिव डाटा में हमको फिर इवैल्यूएट करने में हेल्प हुआ बाय ऑब्जर्वेशन या फिर स्टैंडर्ड टूल यूज़ करके, ठीक है, मेजर करके। और लास्ट है गोल एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम। अब जब हमारे पास कुछ गोल रहता है, एक्सपेक्टेड आउटकम रहता है, तो हमको इवैल्यूएट करने में ईजी जाता है कि नहीं, हमने ये आउटकम रखा था, ये गोल रखा था, अब ये अचीव हुआ है कि नहीं, ठीक है। और उसकी वजह से हमने जो नर्सिंग इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन किया है वो उसका इफ़ेक्ट कितना रहा वो समझ में आता है। लास्टली इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसी है, तो फर्स्टली हमको इस्टेब्लिश करना है स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना है कि हमारा यही इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन की क्या टेक्निक्स है, क्या बेसिक कंपोनेंट्स है, उसके हिसाब से। फिर सेकंड, कलेक्टिंग द इवैल्यूएटिव डाटा, हमको फिर डाटा कलेक्ट करना है कि इवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बाय सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमको डिटरमाइन करना है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो अचीव हुआ है कि नहीं। उसके बाद हमको कंपेयर करना है कि नर्सिंग केयर जो थी टू द पेशेंट स्टैंडर्ड, हमने जो नर्सिंग केयर दी है वो स्टैंडर्ड थी कि नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जजिंग वैल्यू ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, अब हमने जो नर्सिंग इंटरवेंशन दिए हैं उसको जज करना है कि कितने केयर की वजह से पेशेंट को रिलीफ मिला है वो, और वो स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर थी कि नहीं थी। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग्स, अब हमने जो फाइंडिंग्स किए हैं कि आफ्टर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट को कितना रिलीव हुआ है वो डॉक्यूमेंटेशन करना है उसका। उसके बाद रीवैल्यूएट करना है, हमको फिर से अब रीवैल्यूएट करना है कि सच में कितना रिलीव हुआ है, कितना आउटकम अचीव हुआ है, कंप्लीट, पार्शियल और नॉट अचीव्ड, वो देखना है। और अगर रीवैल्यूएशन में नहीं अचीव होता है, अगर पार्शियल हो रहा है या फिर अचीव भी हो रहा है या फिर नॉट अचीव भी हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको। अगर अचीव हो गया है कंप्लीटली तो फिर नई कोई प्रॉब्लम होगी, नई पेशेंट की नीड्स होगी, वो उसके लिए हमको फिर से असेस करना पड़ेगा। अगर पार्शियल अचीव हुआ है तो हमने जो केयर प्लान बनाया था उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो ये थी हमारी कंप्लीट इवैल्यूएशन प्रोसेस, और हमने अभी अपना नर्सिंग प्रोसेस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें मेन 5 कंपोनेंट्स याद रखना है हमको। फर्स्टली क्या है, नर्सिंग प्रोसेस ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सीरीज़ है, जिसमें हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं टू रिलीव देयर प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके नीड्स। और इसमें क्या क्या थे मेन नर्सिंग प्रोसेस में, फर्स्ट था असेसमेंट, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद थर्ड था गोल एंड आउटकम, उसके बाद था फोर्थ नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स प्लानिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन मीन्स अप्लाइंग ऑफ द प्लानिंग, उसके बाद लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन। और यहाँ पे हमारा नर्सिंग प्रोसेस टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।